हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का, आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल एजुकेशन। शिक्षकों के तबादले पर बड़ी खबर है। इस वीडियो में बातचीत करेंगे ढेर सारी प्रमुख खबरों की। और काफ़ी दिनों से तबादले पर चर्चा चल रही है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी से शिक्षक संघ के नेताओं ने, अध्यक्षों ने बात की और उस पर क्या क्या प्रमुख बातें हुई हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। और पुराने सालों में किस प्रकार से स्थानांतरण नीति बनती है और उसके प्रमुख प्रमुख बिंदुओं क्या है, पुरुष शिक्षक को 3 साल, महिला को 1 साल न्यूनतम तैनाती का क्या क्या प्रावधान है, और उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, किसको कितना बेनिफिट मिलता है, क्या क्या पॉइंट टेबल किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं, उस सभी मुद्दे पर बातचीत करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, आपके तमाम जितने भी प्रश्न, उन सभी प्रश्नों के रूप में ये वीडियो है। तो तबादले पर यानी स्थानांतरण पर, ट्रांसफ़र पर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षकों के तबादले के लिए एक 2019-20 सत्र में एक डिटेल जब आपका निकाला गया था, जब तबादले पर डिटेल नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तो पुरुष शिक्षक की 3 साल, महिला की 1 साल न्यूनतम तैनाती की बात वहाँ पर की गई थी। परिस्थिति शिक्षकों का शैक्षिक सत्र जो 2019-20 के लिए तबादला नीति जारी हो गई थी, और उसमें आवेदन 20 से 15 मार्च तक उसकी सूची डिटेल जारी करने की बात की थी, और उसमें 15% शिक्षकों को तबादले में मौका दिया गया था, और उसके बाद बहुत लंबा गैप रहा। ये मैं पेपर आप लोगों के समक्ष इसलिए लेकर आया हूँ कि इसमें वरीयता के अंक मानक किस प्रकार से तैयार किए गए थे, फिर इसके बाद जो तबादला जो नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। अगर आप इसमें मोटे मोटे तौर पर देखेंगे तो इसमें कई चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं मेन फोकस की बात जो है उस पर, और जो खास बातें हैं उस पर बातचीत करूँगा। अब वरीयता का मानक क्या है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1 अंक दिया जाएगा, और अधिकतम 35 अंक इसके लिए दिया जा सकता है। यानी कि उनकी सेवा जो हुई है वो प्रत्येक 1 वर्ष होने पर उनको 1 अंक मिलेगा। 1 साल उन्होंने कंप्लीट किया है अपना, तो उसके लिए एक अंक उनको प्रदान किया जाएगा। दूसरा, अगर दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, जो स्वयं दिव्यांग हों, शिक्षक की उनकी पत्नी दिव्यांग हो, पति या बच्चे दिव्यांग हो, तो उनको 10 अंक इसके लिए दिया जाएगा। तीसरा कि शिक्षक शिक्षिका स्वयं, पति पत्नी या बच्चे कैंसर, HIV, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, स्वयं के हृदय के बाईपास सर्जरी सहित अन्य असाध्य रोग अगर उनके अंदर किसी का है तो उसके लिए भी 10 अंक वरीयता। इसी प्रकार से मेरिट बनती है किसी ज़िले की, और वहाँ पे सीटें कितनी वैकेंट होती हैं उस आधार पर आपका मेरिट प्रत्येक ज़िले का निकलता के आता है। अगला पॉइंट है महिला शिक्षक अगर आप हैं तो आपको अलग से वरीयता 5 अंकों की दी जाती है। ऐसे शिक्षक या शिक्षिका जिनके पति या पत्नी अगर दोनों सरकारी सेवा में हैं तो उनको अलग से 10 अंक का यहाँ पे मानक दिया जाता है। और एकल माता पिता है या तलाकशुदा है, विधवा है, विधुर हैं, तो उनको अलग से 5 अंक मिलता है। राष्ट्रीय पुरस्कार अगर आपको प्राप्त शिक्षक है तो आपको 5 अंक वरीयता दी जाती है, और अगर आपने राज्य पुरस्कार प्राप्त किया तो आपको इसके लिए 3 अंक प्रदान किए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेते हुए एक आपका स्वयं का एक मेरिट बनती थी, और किस जिले में, किस जनपद में कितनी सीटें खाली हैं उसके हिसाब से उस ज़िले की मेरिट बनती थी। फिर आपकी अगर मेरिट उस ज़िले के मेरिट के साथ टैली करती थी या उस मेरिट के अंतर्गत आती थी तो आपका तबादला आपकी वरीयता क्रम के अनुसार जो ज़िले आपने प्रिफर्ड किए हैं वहाँ पर आपका कर दिया जाता था। ये कार्यक्रम कुछ इस प्रकार का था। देखिए, बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और भी क्या तमाम खास बातें हैं वो भी आइए। यहाँ पे 3 पॉइंट है, क्योंकि पुरानी चीज़ें से ही हमको ज्ञान मिलता है। अपने से ही आँख बंद कर कोई बात कहने से अच्छा है कि जो तथ्य हैं आपके सामने रखे जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिले में अगर न्यूनतम आपने 3 वर्ष तैनाती का निर्धारण तबादला नीति के विज्ञापन जारी होने की तिथि से किया जाएगा कि आपने 3 साल पूर्ण कर लिया कि नहीं कर लिया उस ज़िले में। जिस दिन नोटिफिकेशन आउट होता है उस दिन से काउंट होता है वो। दूसरा कि BSA किसी भी आवेदन को सरसरी तौर पर निरस्त नहीं कर सकेंगे, उन्हें आवेदन निरस्त करने का कारण भी बताना होगा। निरस्त आवेदन पत्रों की सूची भी बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के समक्ष पेश करनी होगी, और BSA दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर भी उसको चस्पा करना होगा कि इतने लोगों का आवेदन जो है निरस्त कर दिया गया है। तीसरा पॉइंट क्या है कि स्थानांतरण से पहले शिक्षक को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वो नए जिले में वरिष्ठता का दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। इस बात का भी उनको एक शपथ पत्र जो कहते हैं ना कि स्टैंप होता है,
वो प्रस्तुत करेंगे कि हम स्थानांतरण से पहले शिक्षक को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वो नए जिले में वरिष्ठता का दावा नहीं करेगा। ये तो आप जानते हैं कि एक बार आपने ट्रांसफ़र करा लिया तो आप वरिष्ठता सूची में सबसे आखिरी पायदान पे आप आ जाएंगे। भले ही आप कितने भी सीनियर हों, आप 10 साल से सर्विस में हो, 15 साल से सर्विस में हो, अगर आपने ट्रांसफ़र करा लिया और नए ज़िले में जिसमें आप चाहते तो वहाँ पे आप पहुँच गए, तो जो अभी 1 साल से सर्विस कर रहा है जो भी शिक्षक, आप उससे भी पीछे हो गए, यानी उससे भी आप नए हो गए उस ज़िले में, तो आपकी वरिष्ठता सूची में आप सबसे आखिरी पायदान पे रहेंगे। इस बात को आप समझ लीजिएगा। अब चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पे। जो नोटिफिकेशन 2 दिसंबर 2019 को जारी किया गया, तो उसमें क्या क्या बातें थी। हालांकि बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के द्वारा ये जारी किया जाता है और इसमें अंतर जनपदीय स्थानांतरण की नीतियों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या क्या उस पर ही बातचीत करेंगे। पहला पॉइंट इसमें कि ऐसे नियमित पुरुष शिक्षक जो अपनी तैनाती कार्यरत जनपद में न्यूनतम 3 वर्ष की एवं महिला शिक्षिकाएं जो अपनी तैनाती कार्यरत जनपद में न्यूनतम 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुकी हों एवं उनके विरुद्ध पूर्व में संस्थित किसी विभागीय कार्रवाई में उन्हें दंडित न किया गया हो, वे अंतर जनपदीय स्थानांतरण आवेदन करने के पात्र होंगे। पहली बात, अगर आपके ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है तो आप इसके लिए पात्र हैं। दूसरा कि दिव्यांग पुरुष महिला कार्यरत जनपद में क्रमशः 3 और 1 वर्ष की अनिवार्य सेवा अवधि से छूट रहेगी उनको। ऐसे दिव्यांग पुरुष महिला शिक्षक अंतर्जन में स्थानांतरित आवेदन कर सकेंगे। तीसरा, ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका वेतन भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो वे ही आवेदन करने के पात्र होंगे। यानी कि अगर आपका वेतन कोई अवरुद्ध ना हो, एक दिन का वेतन ना कटा हो या आप अब्सेंट ना पाए गए वगैरह वगैरह, ये सब तमाम बातें यहाँ लागू होती हैं। चौथा कि जिन अध्यापक अध्यापिकाओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई गतिमान हो, संबंधित जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा उनका आवेदन पत्र सत्यापित एवं अग्रसारित नहीं किया जाएगा। यानी उनके ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई चल रही हो, किसी प्रकार से वो दोषी पाए गए हों, तो उनका तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा और वो इसके लिए पात्र भी नहीं होंगे। अगला कुछ और पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं। अगले पॉइंट यहाँ पर हैं, अगर आप देखेंगे कि जनपद की रिक्तियों का विवरण जनपद की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु परिषद द्वारा प्रदेश के बहुप्रसारित 2 समाचार पत्रों में इसके लिए डिटेल नोटिफिकेशन भी निकाला जाएगा। ठीक है। अब इसमें करना क्या रहता है आपको कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु इच्छुक एवं अहर अध्यापकों द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आपको आवेदन किया जाना है, जिसमें अध्यापक द्वारा अधिमान क्रम में ऑनलाइन आवेदन करते समय 5 अलग अलग जनपद का विकल्प आपको देना होगा अपनी प्रायोरिटी द्वारा। यानी आप जहां चाहते हैं उसको पहले नंबर पे, उसके आसपास वाला दूसरे पे, तीसरे, फिर इस प्रकार से आप 5 प्रायोरिटी दे सकते हैं। किसी भी दशा में 5 जनपदों का विकल्प भरने हेतु नियत स्थानों में जनपदों की पुनरावृत्ति आप नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार रिपीटिशन नहीं करेंगे। अलग अलग जनपद रहेंगे, एक ही जनपद को 2 बार या 3 बार नहीं वहाँ पर भरेंगे। स्थानांतरण चाहने वाले अध्यापकों का स्थानांतरण आवेदित विकल्प दिए गए जिले में उनके अधिमान क्रम में प्रथम विकल्प एवं रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका अगर मेरिट उस जिले की मेरिट से टैली कर रहा है और आपके प्रायोरिटी जो प्रेफरेंस 5 है उसमें से जिसमें भी टैली कर जाएगा वो जिला आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपका चयन होता है वैसे ही ये भी एक प्रकार का नियम इसमें भी है। अगला है कि किसी भी जनपद में स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कार्यरत कुल अध्यापकों की संख्या के 15% की सीमा तक की अंतर जनपदीय स्थानांतरण किए जाएंगे। इस बात को जानते रहिए कि अगर यहाँ पर 100 है टोटल सीमा, यानी टोटल सीट 100 है एक ज़िले में मान लीजिए, तो इसका 15 यानी 15 सीटों पर ही ट्रांसफ़र वाले 15 बस सीटें खोली जाएंगी 100 में। ऑनलाइन आवेदन में अंकित विवरण तथ्यों संबंधित जो भी आपसे लिया जाएगा कि आपने जो भी दिया है सब चीज़ सही है और वो सारी चीज़ें आपसे ली जाएंगी। और देखिए सेवा के प्रत्येक के लिए यहाँ पे देखिए वही सारी चीज़ें दे रखी हैं जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया न्यूज़पेपर के जरिए, वही सारी चीज़ें इस पर मेंशन है। तो उम्मीद है कि सारी डिटेल आपको पता चल गई है। अब दूसरी बात, शिक्षक संघ के नेताओं ने नवीन जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी हैं उनसे बातचीत की है और उम्मीद है कि उस बातचीत का कुछ सकारात्मक परिणाम मिलेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि सरकार की प्रायोरिटी पर, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, तो सरकार की प्रायोरिटी पर स्थानांतरण है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है आपका प्रमोशन है और तीसरे नंबर पे आपका कैशलेस सुविधा। तो ये 100 दिनों का जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है सरकार द्वारा कि इन 100 दिनों में हमारे कार्य योजना क्या रहेगी प्रदेश भर में कार्मिकों के लिए, तो उसमें ये 3 चीज़ें प्रायोरिटी पर हैं। क्या क्या?
स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र, दूसरा प्रमोशन और तीसरा कैशलेस सुविधा शिक्षकों के लिए। और फोर्थ पॉइंट पर हालांकि अब इस पर कितना विचार कर रही है सरकार विभाग, वो तो आने वाला समय बताएगा। पूर्व पेंशन OPS, पूर्व पेंशन योजना जो थी, ओल्ड पेंशन योजना जिसको आप बोलते हैं, उस पर भी क्या विचार हो रहा है वो आने वाला समय बताएगा। बाकी की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।